बोला गया 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है और उसका क्या बताना है, तो उसका बताना है हमें 2 का घातांक। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हम इसका ज्ञात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें पता करना होगा कि इसमें 2 कितने बार आता है। जैसे अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसका हमें लॉसक करना होता है। तो लॉसक करेंगे तो जैसे 64 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 32, फिर 2 से भाग करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो अभाज्य गुणनखंड में हमें कितने बार 2 आ रहे हैं, तो हमको आ रहे हैं 2 6 बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कि जब भी हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं और जब इसके पावर के रूप में लिखना होता है तो जितने बार 2 आएंगे उसको हम क्या करेंगे, उसके पावर के रूप में लिख देंगे। अतः जो मेरा पावर है 2 का घातांक कितना आ गया, तो 2 का घातांक आ गया हमको 6। और ऑप्शन में हमको दिया गया है, पहला ऑप्शन में 4 है, दूसरा में 5 है, तीसरा में 6 है और जो डी ऑप्शन है इसमें 8 है। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, तो मेरा सही आंसर होगा सी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है मौसा, हमको मौसा निकालना है। पी और क्यू 2 संख्या दिया गया है, पहला पी है और दूसरा क्यू दिया गया है। इसका मौसा और लौसा ज्ञात करना है और जो मौसा निकालना है, पहली संख्या पी है, दूसरी संख्या क्यू दिया गया है। तो पहली संख्या पी है, दूसरी संख्या क्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम संबंध बताना है कि संबंध क्या होगा। तो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। और हमको पहली संख्या कितना दिया गया है, तो पहली संख्या का मान दिया गया है पी और दूसरी संख्या कितना दिया गया है क्यू। तो दूसरी संख्या क्या करेंगे, बी की जगह बैठा देंगे, तो हमको क्या आ गया, एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का गुणनखंड कितना हो गया, तो हमको पता चला है पी गुने क्यू। यानी कि संबंध क्या होगा, तो हमारा संबंध होगा पी गुने क्यू। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आप लोगों को बताना है कि इनमें जो दिया गया है इसमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है 0, ऑप्शन बी में दिया गया है -1, ऑप्शन सी में दिया गया है 1 और ऑप्शन डी में दिया गया है 2। तो इसका आंसर बताएं क्या होता है। तो निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हमको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। कौन स्टार्ट होता है, 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या जो अनंत तक जाती है। इसके बाद मेरा दूसरा संख्या है जो पूर्ण संख्या होगी। तो जब हम पूर्ण संख्या तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम गिनती की संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या का आगे हम कितना लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे, उसके बाद 1 2 3 4 वही सेम टू सेम संख्या जो प्राकृतिक संख्या होती है वो उतार देंगे। यानी कि प्राकृतिक संख्या के आगे में हम 0 लगा देंगे, उसे ही हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। और हमको पता करना है कि बोला गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो इनमें बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 2 3 4 चलते जाता है। नहीं, माइनस की जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के अंतर में गिनती नहीं की जाएगी। इसीलिए जो भी संख्या होगा हमेशा धनात्मक होती है, प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होगी। अतः इसका जो सबसे छोटी संख्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा, सी जो ऑप्शन है 1 मेरा सबसे छोटी संख्या हो गया। अतः इसका आंसर मेरा सी हो गया, यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो हमको पता होना चाहिए, इसके बाद बनेगा। तो जब भी कभी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो हमें बस इतना याद रखना होता है, अगर रूट में होगा जो संख्या रूट से बाहर निकलेगी उसे परिमेय संख्या बोलेंगे, और जब कभी भी रूट से बाहर नहीं निकलेगी, जो संख्या बाहर नहीं निकलता है उसे हम हमेशा अपरिमेय में ही गिनती करेंगे। जैसे में मेरा ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन ए में दिया गया है √25, ऑप्शन बी में √5, ऑप्शन सी में 1/√2 और ऑप्शन डी में दिया गया है √3 + √3। जब भी ऐसी संख्या होगा तो हमें इनमें बताना है कि परिमेय संख्या कौन होगा। तो परिमेय हम पता करेंगे इसमें रूट से बाहर कौन आएगा। जैसे में अगर 25 को देखें तो √25 है और √25 किसका वर्ग है, तो √25 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 यानी कि ये हो गया 5 का वर्ग। तो √25 किसका वर्ग होगा, 5 का, यानी कि रूट से ही बाहर हो जाएगा। क्या √5 कभी भी बाहर निकल सकता है, नहीं निकलेगा। इसके बाद 1/√2 रूट से बाहर निकलेगा, तो हमें √2 को देखना है, √2 हम बाहर नहीं निकलेगा। अगर इसको परिमेयकरण भी करेंगे तो परिमेयकरण करने के बाद ऊपर में √2 लग जाएगा और नीचे में सिर्फ 2 बचेगा। तो बताइए
जब रूट ऊपर में आ ही गया तो ये क्या परिमेय संख्या हो सकती है? नहीं होगी। इसके बाद √3 प्लस √3, जब हम इसको जोड़ प्लस का चिन्ह दिया गया है, यानी कि जोड़ का चिन्ह दिया गया, तो इसके आगे में कुछ नहीं तो एक, इसके आगे में कुछ नहीं तो एक, तो ये हो गया। जब भी ऐसी संख्या होती है और इसका जो रूट के अंदर वाला जो भी संख्या होगा मिलना चाहिए, जब मिलेगा तो बाहर बाहर जुट जाता है। तो जैसे कितना हो गया, ये 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√3। और ये 2√3 जो संख्या है, ये रूट से बाहर तो 3 निकलेगा नहीं, 2 बाहर है लेकिन √3 बाहर नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या हो गया, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? √25, जो एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह रूट से बाहर निकल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय है? इसमें पिछले वाले में परिमेय पूछा गया था, इसमें अपरिमेय पूछा गया है। तो अपरिमेय तो पता हो गया कि जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे हम अपरिमेय बोलेंगे। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सी संख्या होगी जो अपरिमेय है? जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है 1.3 के पावर रेखा, फिर बी में दिया गया √16, सी में दिया गया है रूट के अंदर 9/27 और डी में दिया गया है √5 गुने √5। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी कौन सी अपरिमेय है? तो अपरिमेय बताने के लिए हमको पता होना चाहिए कि जब कभी भी ए वाला में दिया गया 1.3 के पावर रेखा, और जब ऐसी संख्या होती है तो हमेशा ध्यान रखना है कि 1.3 के पावर रेखा है, तो जितनी संख्या के दशमलव के बाद ऊपर में रेखा होता है, उतने दशमलव उड़ाने के बाद नीचे में उतना 9 आ जाता है। तो यानी कि ये हो गया 13/9, और इसको जब हम लिखेंगे तो क्या 13/9 लिखा सकता है? यानी कि जब बटा के रूप में हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो 13/9 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके बाद दूसरा में बोला गया √16। √16 किसका वर्गमूल है? सॉरी, वर्ग है। तो √16 जो है 4 का वर्ग है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, तीसरा में बोला गया है √9/√27। अगर या तो हम इसको काट दे तो काटेंगे तो कितना आएगा? 1/3, यानी कि 9×3 = 27, 9 × 9 9 × 27 आ गया। तो रूट के अंदर में बच गया 1/√3, सॉरी 1/3 बचा, और जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो 1 बाहर हो जाएगा, तो एक यहाँ पे बचा 1/√3, और इसीलिए ये जो संख्या एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो √3 है ना, यह हम कहाँ चला गया? तो रूट के अंदर में चला गया, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। फिर दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया गुना में, ऊपर वाले में जो था प्लस में दिया गया, यानी कि जोड़ के साथ में दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? जो गुना के साथ है। और जब गुना के साथ होता है ना, तो बाहर के बाहर से गुना होता है, रूट के अंदर वाला अंदर से गुना होगा। तो जब हम यहाँ पे रूट के अंदर में 5 दिया गया है, यहाँ पे भी √5 दिया गया, जब जोड़ा लगता है किसी भी संख्या को तो रूट से वो संख्या बाहर हो जाता है, इसीलिए इसका वर्ग कितना होगा? सॉरी, हाँ, इसका जब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 का, तो 5 आ जाएगा। इसीलिए ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ए बी और डी परिमेय हो गया। तो बचा क्या? सी जो बचा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। बाद अगला बोला गया है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसक क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में बोला गया है 1, बी में 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में 0 दिया गया है। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसक होगा। तो देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसका जब भी उसको गुणनखंड करते हैं ना, या तो वो खुद से लगना चाहिए या 1 से लगना चाहिए, यानी कि स्वयं से लगे, और जो संख्या है 1 से लगना चाहिए। तो जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। ये सभी संख्या क्या होती है कि जो भी ये सभी संख्या है ना, एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, या तो 1 से ही लगेगा या नहीं तो अपने आप से खुद से लगेगा। ये 1 से ही लगेगा या खुद अपने आप से लगेगा, ये 1 से ही लगेगा या खुद अपने आप से लगेगा। ये सभी एक अभाज्य संख्या हो गई। और सम संख्या में देखिए, सम अभाज्य में तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो 2 है ना, 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। ठीक, जो सम अभाज्य क्या होती है? जो 2 से भाग लगना चाहिए। तो 2 से भाग तो लगती है, लेकिन इसे किस में गिनती करते हैं? तो इस 2 को हम गिनती करते हैं अभाज्य संख्या के अंतर्गत, क्योंकि यह सम संख्या है, इसीलिए हम इसको और एक और नाम बोलते हैं जो सम अभाज्य संख्या है। तो जब हम बोला गया है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो जैसे में P के मान में हम कोई संख्या रख लेते हैं, जैसे 3 रख लेते हैं, और दूसरा Q है तो Q के जगह पे हम 5 रखते हैं, और दोनों का जब हम मौसा निकालते हैं ना, जब हम मौसा निकालते हैं कितना कितना से लगता है? 1 से लगेगा और 3 से लगेगा, ये 1 से लगेगा और 5 से लगेगा।
तो जब हम इसमें देखते हैं मौसो क्या होता है कि जब दोनों के दोनों में क्या मिलता है हमको उसी को मौसो बोलते हैं। जैसे अगर इसमें देखें तो इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें भी एक मिल रहा है और इसमें भी एक ही मिल रहा है। और अन्य जो दूसरी संख्या है 3 और 5 क्या मिल रहा है, नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो ये कौन सी संख्या होगी, तो ये संख्या हो गया अभाज्य संख्या। और दोनों का जब हम मौसो निकालेंगे ना तो मौसो कितना आएगा, तो जो मिलना चाहिए मिल कितना रहा है, तो 3 और 5 का जब मौसो पता करेंगे तो 3 और 5 का मौसो कितना हो गया, तो जो क्या मिल रहा है, तो एक मिल रहा है दोनों में, कॉमन क्या है, कॉमन एक है, यानी कि यही इसका मौसो हो जाएगा। तो पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो होगा। तो जब कभी भी अभाज्य संख्या के बारे में बोला जाए और उसका मौसो ज्ञात करना हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसका मौसो हमेशा एक होता है, ना कि 2 3 0 कुछ भी नहीं होगा, अभाज्य संख्या में हमेशा एक होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.13 यानी कि 13 के जब भी दशमलव के बाद हो तो उसको हम अंक में ही गिनती करते हैं, 1 2 3 इस तरह से गिनती करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 0.13 के ऊपर में रेखा, यानी कि उस दोनों के ऊपर में रेखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब इसको हम हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से क्या 13/100 के बराबर होगा, क्या 13/90 के बराबर होगा, 13/99 के बराबर 3/99 के बराबर होगा। जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दिया गया होता है इसमें हमेशा ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, इसमें जितने अंकों के बाद रेखा दिया जाएगा बस उसको दशमलव उड़ाएंगे, तो दशमलव उड़ाने से उतने जितने पे रेखा होगा उतनी हमें नीचे में 9 देना पड़ेगा। तो कितने अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 अंक पे रेखा दिया गया इसीलिए हमको नीचे में कितना पड़ेगा, 2 9 पड़ेगा, यानी कि ये हो गया 13/99। और हमको ऑप्शन में देखना है, इसमें तो दिया गया 13/100, ये तो होगा नहीं। इसके बाद दिया गया 13/90, ये तो होगा नहीं। इसके बाद दिया गया 13/99, यानी कि ये हो जाएगा। और या इसके बाद है 3/99, तो ये तो हो नहीं सकता। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, 13/99 होगा। जब कभी भी मौसो ज्ञात करना होता है तो हमें बस 2 संख्या लेना है, कौन कौन सा है, एक 18 है, दूसरा 72 है। हमको बस इतना देखना है कि ये दोनों संख्या छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या से लग रहा है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या से लगता है तो वही संख्या उसका मौसो आ जाएगा। जैसे मैं अगर 18 को देखे तो 18 के खाते में क्या 72 आती है, अगर 18 के खाते में 72 आएगा तो यही हमारा जो छोटी संख्या, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, दोनों में क्या मिलेगा, इसमें भी 18 आ रहा है और इसमें भी 18 आ रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा कितना होगा, तो दोनों का जो मिलना चाहिए दोनों में क्या मिलेगा, तो दोनों में मिल रहा है 18, यानी कि इसका मौसो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब हम देख लेंगे किसी भी संख्या में कि अगर गुना में आ रहा है, जब उसके खाते में आ रहा है तो वही हमारा मौसो हो जाएगा। इसका जो परिमेयीकरण गुणांक होगा तो क्या होगा, तो √3 होगा, क्या √2 होगा, या √6 होगा, या 2√3 होगा। तो इसका परिमेयीकरण गुणांक कितना आ रहा है, तो हमको आ रहा है 2√3। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा। परिमेयीकरण गुणांक में हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी संख्या गुणांक बोले या परिमेयीकरण करने के लिए बोले, तो जब बट्टा में होता है तो बट्टा के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे 1/√, दिया गया है तो नीचे में जो भी संख्या दिया गया है उसी संख्या से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं परिमेयीकरण। इसका आ जाएगा √2 कॉमन हो गया, तो कॉमन से 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट खत्म हो जाएगा। और इसके बाद 1 को √2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √2/2, यही मेरा आंसर होता परिमेयीकरण में। लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ √12 दिया गया है, जब √12 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि रूट से बाहर निकालेंगे, और रूट से बाहर कितना आ रहा है, तो हमको आ रहा है 2√3, यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी गया होता है तो हमको बस एक ही चीज याद रखना होगा कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, ये हो गया। और धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। और सम क्या होती है कि जब कभी भी कोई भी संख्या का, जैसे अगर हम p का कोई भी मान ले सकते हैं, 1 2 3 4, कोई भी प्राकृतिक संख्या हम इसका मान ले लेंगे, क्योंकि हमें धनात्मक के रूप में ही पता करना है। और जब धनात्मक के रूप में लाएंगे तो हमें क्या क्या आ रहा है, 1 तो आ रहा है, यानी कि अगर हम इसको लिखे तो यहाँ पे p के बारे में बोला गया है 1। और ये सम कब होगा, जब इसमें कभी भी हम किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे, किसी भी विषम संख्या को अगर हम सम से गुना करते हैं तो क्या आता है, वो हमेशा सम ही आएगा। जैसे अगर हमको 2 गुने 1 करना है तो ये आएगा 2। अगर इसको फिर p की जगह पे लिख दें 2 गुने 2 बराबर कितना हो गया, अगर हम इसको लिख लें
दो पी बराबर, तो क्या पी के मान यहाँ पे रख सकते हैं, तो 2 गुने 1 बराबर 2, फिर यहाँ पे 2 रखते हैं पी का मान, तो 2 गुने 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। इसी तरह से अगर हम 3 रखेंगे, 3 एक विषम संख्या है, अगर 2 गुने 3 रखे तो कितना आएगा 2 तिया 6। इसी तरह से कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या, जब भी हम कोई भी सम संख्या से किसी भी पूर्णांक को अगर गुना करें तो क्या होती है, वो हमेशा सम आएगा। और इसमें हमको बोला गया है कि अगर यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक सम पूर्णांक कब होगा, क्या p एक धनात्मक सम पूर्णांक हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब हम p का मान 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। इस तरह से हमें बहुत सारी संख्या यानी कि अनंत तक हमें जो संख्या है वो सभी p का मान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसीलिए जब हम p का मान रखेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों संख्या आएगा, यानी कि सम भी आएगा और विषम भी आएगा। तो हमें पता करना है सिर्फ सम, तो सम के लिए हमें तो p तो हो नहीं सकता है। इसके बाद बोला गया 2p + 1, 2p अगर हम यहाँ पे सम संख्या लिखे हैं, सम संख्या से सम 2 को गुना किए हैं या विषम संख्या को 2 से गुना किए हैं, तो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है सम संख्या। और जब कभी भी सम में अगर कोई एक विषम संख्या जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा, तो ये हमेशा विषम ही होगा। तो अगर हम इसमें 1 दिया गया है, अगर इसमें 1 जोड़े, 2p में अगर 1 जोड़ेंगे, क्या ये सम संख्या होगा, नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी सम संख्या 2 गुने 2, 2 मान लिए सम संख्या, तो p क्या होगा, एक विषम संख्या या सम संख्या कोई भी हो सकता है। तो हमको आ गया इसको गुना करने पे सम संख्या, और इसमें अगर हम 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 जोड़े, ये सभी विषम संख्या है, और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7 हो गया। इसीलिए ये क्या होगा, हमेशा जब भी कभी सम संख्या के अंतर्गत अगर हम विषम को जोड़ते हैं तो ये हमेशा विषम को ही लाता है। इसीलिए हम सम संख्या में हमेशा क्या जोड़ेंगे, तो हमेशा सम को ही जोड़ेंगे। यानी कि अगर ये इस पे होता तो अगर ये 2p + 1 देखे तो ये नहीं होगा, 2p + 3 देखे तो ये भी नहीं होगा, p तो हो नहीं सकता है, दोनों संख्या आ गया। क्योंकि हमको सिर्फ सम पूर्णांक का रूप लाना है, तो सम पूर्णांक लाएंगे तो क्या होगा, या तो 2p होगा या कोई सम संख्या ही हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए सही आंसर हो जाएगा।